Thank you so much to DKT for this interview, as well as I have seen a lot of their interviews before. The strategy that people have shared has helped me, so I am very grateful. DKT एक इस मामले में आई यूज टू ऑल्सो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी DKT देखा करती थी. आई यूज टू सी द टॉपर्स टॉक देयर ऑल्सो. सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू. नमस्कार, मैं विद्यांशु शेखर झा. मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आज यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा. इस बार मेरी यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2023 में 5वीं रैंक आई है. इससे पहले भी मैं यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में सफल रहा था और मुझे डायनिक सर्विस अलॉट हुई थी और अभी मैं डायनिक्स का ऑफिसर ट्रेनिंग हूँ. अब मैं आईएफएस ज्वाइन करूंगा. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा काफी लोगों को पता नहीं होती, पर सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स कॉमन होती है. और मेरी नजर में यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये वन ऑफ द बेस्ट सिविल सर्विस है. मतलब मेरी नजर में आप आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस के बाद तो आप इसको बेस्ट सर्विस मान सकते हो. और फॉरेन सर्विस और आईपीएस भी कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, तो उसके बाद तो मेरी नजर में ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है. ये ऑल इंडिया सर्विस है. आपको एक स्पेसिफिक कार्डर मिलता है, ऑल इंडिया सर्विस की प्रिविलेजेस मिलती है, ग्रास रूट लेवल पे आपको बहुत अथॉरिटी मिलती है, आप लोगों की जिंदगी में एक्चुअल चेंज ला सकते हो. और ऑल इंडिया सर्विस होने की वजह से बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अदर डिपार्टमेंट में भी, डेपुटेशन में भी जाने की, अदर गवर्नमेंट में जाने की भी. तो मेरी नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है. आप जब प्रीलिम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन आते हैं कि वहां पे यूपीएससी आपसे ये पूछती है एप्लीकेशन फॉर्म में विच एग्जाम यू आर अप्लाइंग फॉर. पहला ऑप्शन होता है सिविल सर्विस ओनली, दूसरा ऑप्शन होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ओनली, थर्ड ऑप्शन होता है बोथ. 2022 में मैंने बोथ के लिए अप्लाई किया था और मैंने दोनों की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर की थी. तो जैसा मैंने पहले बताया, ये दोनों की प्रीलिम्स कॉमन होती है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस चूंकि अकेली सर्विस है, कम सीट्स हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाती है. तो यूजुअली आपको सिविल सर्विस का कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा. 2022 और 2023 दोनों में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर किया था. तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत बड़ा चैलेंज प्रीलिम्स हो जाता है कि आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है. अगर आपने प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर लिया तो इसका मेंस और इंटरव्यू अलग अलग होता है, सिविल सर्विस से अलग है, पर फिर से ट्रेनिंग वापस से साथ में ही होती है. लबासना में सबकी फाउंडेशन कोर्स साथ में शुरू होती है और उसके बाद आईएफएस की अपनी एकेडमी इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून है, वहां होती है. इसका मेंस सिविल सर्विस के मेंस से थोड़ा अलग है. यहाँ पर एक जीके का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है और 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं. एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा मेंस में जाने से पहले कि सिर्फ साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट से सिविल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं. अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है तो आप नहीं दे सकते. अब जहां मेंस पे जाते हैं तो यहाँ मेंस में आपको 2 ऑप्शनल लेने होते हैं और ये दोनों ऑप्शनल साइंस के ही होने चाहिए, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आपको यूपीएससी की लिस्ट पे बहुत सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट मिल जाएगी. जियोलॉजी बहुत फेमस ऑप्शनल है, फॉरेस्ट्री बहुत फेमस ऑप्शनल है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी बहुत फेमस ऑप्शनल है. तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा इन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं. मैं सिविल इंजीनियर था कॉलेज के ग्रेजुएशन से, पर कॉलेज पास किए हुए काफी साल हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑप्ट किया. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शनल है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस ओवरलैप होता है और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफी छोटा सा है, तो ये काफी कम टाइम में और काफी वेल डिफाइंड वे में ये कवर हो सकता है. तो मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को कहूंगा कि आप ये कंसिडर कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में मेरा अप्रोच ये था कि कोचिंग है गेट फॉर ऑल के नाम से. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गेट फॉर ऑल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यूपीएससी आप ये गूगल कर लो तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी गेट फॉर ऑल की. बस आप गेट फॉर ऑल की वेबसाइट पे चले जाना और आप वहां पे कांटेक्ट कर लेना उनसे. एक सागर सर है, तो वहां पे मैंने बस उनके ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया था. गेट फॉर ऑल के कुछ 15-16 हजार का वो कोर्स था. उनकी ऑनलाइन वीडियोस थी, मैंने सिर्फ उनकी ऑनलाइन वीडियोस की गेट फॉर ऑल में. और नाम उनका गेट फॉर ऑल है, पर ये कोर्स प्रॉपर यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए ही उन्होंने बनाया है. गेट के नाम से कंफ्यूज मत होना, वो गेट का अलग से पढ़ाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से पढ़ाते हैं. तो उन्होंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई. मैंने सिर्फ उनके वीडियोस किए, उसके अलावा कोई भी बुक नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ उनके वीडियोस किए अच्छे से. उनके वीडियोस में ही सर ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो उन वीडियोस के माध्यम से ही मैंने फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल इंजीनियर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए. और सर के उसी कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड था, तो जैसे ही मेरी चीजें कंप्लीट हो जाती थी मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करके सर को भेज देता था और सर टाइमली इवैल्यूएट करके दे देते थे. तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ये मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन था कि बस एक मैंने गेट फॉर ऑल के कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया, उनके सारे वीडियोस कर लिए, वहीं पे सारे पीवाईक्यू बना लिए, उनकी ही टेस्ट सीरीज दे दी
और बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा ऑप्शनल है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हो तो 20 से 30% सिलेबस ऐसा है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो आपका लोड काफी कम हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। इस 8 में 4 तो इतने छोटे हैं कि आप उस चारों को एक एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो कहने को आप एक तरह से थ्योरेटिकली 8 में से 4 सब्जेक्ट को 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। क्योंकि यूजुअली फॉरेस्ट का मेंस है वो सिविल सर्विस के मेंस के बाद होता है। आपके पास कुछ 2 महीने से भी कम का टाइम होता है और आपको 2 ऑप्शनल करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि ये 4 सब्जेक्ट अलग से सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ये चारों एक एक दिन में इंडिविजुअली कंप्लीट हो जाते हैं। और चूंकि ये चारों अलग से मेंशन्ड है, तो यूपीएससी हर मजबूर है कि उनको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछना है। तो ये चारों अच्छे से हो जाते हैं। जो बाकी 4 बड़े सब्जेक्ट बच गए वो एक एक हफ्ते में एवरेज हो जाते हैं। तो लगभग आप 1 महीने में, 1.25 महीने में ढंग से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर लोगे। मेरी यही स्ट्रैटेजी थी। अब मैं अपने सेकंड ऑप्शनल पे आता हूँ, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में अगेन मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। एक हॉर्नबिल क्लासेस के नाम से एक कोचिंग है, मैंने उनकी बुक्स मंगवा ली। उन बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं थोड़ा नोट्स ओरिएंटेड पर्सन हूँ, बुक से मेरे से डायरेक्टली होता नहीं, तो मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, बुक से नोट्स बनाए और मैंने अपने नोट्स तैयार किए। और उन बुक्स के अलावा मैंने कुछ भी रेफर नहीं किया, कोई इंटरनेट से वैल्यू एडिशन नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं, कोई टॉपर के नोट्स नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हॉर्नबिल क्लासेस की मैंने बुक्स की, और वो बुक इतनी शानदार है कि उन्होंने सिलेबस को बहुत ढंग से कवर किया हुआ है। क्योंकि यूजुअली आप पहली बार फॉरेस्ट्री पढ़ो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उन्होंने सिलेबस के हर पार्ट को बहुत अच्छे से एड्रेस किया हुआ है, हर पार्ट को तोड़ तोड़ के एड्रेस किया। तो आपके मन में ये चैन रहेगा कि आपने सिलेबस को बहुत ढंग से कवर किया हुआ है। और एक और खूबसूरती हॉर्नबिल क्लासेस के बुक्स की है कि उन्होंने हर पेज पे, हर दूसरे पेज पे, हर चैप्टर के शुरुआत में, हर चैप्टर के अंत में, हर बुक के शुरुआत में उन्होंने सारे पीवाईक्यू मेंशन कर दिया। अगर किसी पेज में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक से कोई पीवाईक्यू आया है, तो हॉर्नबिल ने वो मेंशन किया हुआ है। उस चैप्टर से आज तक जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं, हॉर्नबिल ने उस चीजों को, सारे पीवाईक्यू को चैप्टर के शुरुआत में मेंशन किया हुआ है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाता है कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है कि नहीं पूछती है। अगर पूछ रही है तो क्या पूछ रही है, क्या पढ़ना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई बहुत टारगेटेड वे में हो पाती है। तो ये फॉरेस्ट्री का था। मैंने बस हॉर्नबिल की बुक्स उठाई, उनको बार बार पढ़ा, दैट्स इट। उसके अपने नोट्स बनाए, उनके थ्रू पीवाईक्यू कर लिया। और हॉर्नबिल क्लासेस ही टेस्ट सीरीज भी लेती है, तो मैंने टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लिया था। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री दोनों में मैंने टेस्ट सीरीज इनरोल की थी। टेस्ट सीरीज का ये फायदा हुआ कि मैं टाइम पे अपने नोट्स को और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाया। अदरवाइज हम स्टूडेंट्स आलसी हो जाते हैं कि चलो अभी तो बहुत टाइम में हो जाएगा। ये था। तीसरा पेपर आईएफएस के मेंस में जीके इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश में मेरे साथ ऐसा था कि इंग्लिश मेरी अच्छी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो मुझे कभी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऊपर से सिविल सर्विस में भी एक इंग्लिश का पेपर होता है, वहां वो क्वालिफाइंग होती है, फॉरेस्ट में इसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो मैंने मोस्टली सेम प्रिपरेशन रखी थी। मैंने बस पीवाईक्यू के प्रिंट आउट ले लिए और मैंने ग्रामर के क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लिया, दोस्तों से डिस्कस कर लिया कि ये मैं सही से सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। और ऐसे लेटर, रिपोर्ट, इसका आपको इंटरनेट पे सीबीएसई की फॉर्मेट मिल जाएगी कि ऐसे का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो बस आप इनके फॉर्मेट को देख लेना, लेटर, रिपोर्ट फॉर्मेट के को, और बस उस फॉर्मेट पे कर लो, पीवाईक्यू 3-4 प्रैक्टिस कर लो, ये एनफ है। तो इंग्लिश की मेरी प्रिपरेशन बहुत सिंपल थी। और ग्रामर के लिए जैसा मैंने बताया, मैंने बस पीवाईक्यू कर लिया था और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी थी। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक जीके का पेपर होता है। तो जीके का पेपर हमारा सिविल सर्विस के जीएस 1, 2, 3 का ही कॉम्बिनेशन है, ये कुछ अलग से नहीं है। चूंकि मैं सिविल सर्विस में ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो मेरी जीके की प्रिपरेशन ईजी थी, क्योंकि जीएस मुझे आती थी। और इसका ही परिणाम था कि 2022 में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे जीके के पेपर में, आईएफएस के मेंस में। 2023 में भी मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि मेरी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन थी। मैंने डीकेटी पे ही एक और वीडियो बनाया हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, वहां पे मैंने मेंस की प्रिपरेशन बताई है। तो वही जो मेरी जीके की और जीएस की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन थी, उसी प्रिपरेशन को मैंने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू किया। बस आईएफएस के जीके के पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, सिमिलर थीम्स होते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर लेना। सेकंड चीज ये है कि जीके के पेपर में यहाँ पे 24 क्वेश्चन आते हैं, जबकि सिविल सर्विस के जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। वहां 20 क्वेश्चन करने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है, टाइम इतना नहीं रहता। यहाँ 24 क्वेश्चन करना तो और भी मुश्किल है। तो यहाँ पे मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मैं हर क्वेश्चन को उसके विद इन टाइम लिमिट में ही सॉल्व करूं। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि 24 क्वेश्चन 6-6 के सेट में आते हैं। टोटल 6 सेट होते हैं, सबके अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 × 4 24 क्वेश्चन। तो मेरा ये गोल क्लियर था कि मैं हर सेट को आधे घंटे में कंप्लीट कर लूं। तो 6 सेट आपके हैं, आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो कायदे से मेरा 3 घंटे में पेपर फिनिश हो गया था। तो जीके में मेरी बस यही थी कि मैंने नॉलेज अपनी सिविल सर्विस के
मेंस की ही रखी, वो आप वीडियो मेरी देख लेना, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स और मेंस की। और मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी और मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से बनाया था। तो ये मेरी जीके की प्रिपरेशन थी। तो मैंने जीके, इंग्लिश, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और डीकेटी की टीम को मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।